अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। यानी एक करंट कैरिंग लूप होगा जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जनाब शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक की हेडिंग है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम देखेंगे कि जब एक वायर लूप ऑफ वायर होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। तो जनाब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या है। लेट्स से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर आपको यहाँ पे एक लूप ऑफ वायर दिख रहा है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। अब आपने अज्यूम ये करना है कि ये इस तरीके से सस्पेंडेड है, फ्री टू रोटेट, यानी आसानी से रोटेट कर सकता है। और जो वायर्स इसके अंदर करंट लेके आ रही हैं वो ट्विस्टेड है और इसका अंदर उन पे आपके पास कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फोर्स उन पे एक्ट नहीं करती। ठीक होगी बात। तो इसका अंदर जो सिर्फ आपके पास फोर साइडेड है इनमें से करंट फ्लो कर रहा हम देखेंगे। ठीक है। अब आपको बी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की जानिब जाती हुई दिख रही है। अगर आप देखें कि ये जो आपके पास लूप सा बना हुआ है इसकी जो प्लेन है वो किस एक्सिस में लाई कर रही है, तो वो वाई एक्सिस के अंदर लाई कर रही है। ठीक होगी बात। तो जनाब आपके पास अगर आप साइड नंबर 1 को देखो और साइड 3 को देखो तो वो फील्ड के साथ परपेंडिकुलर आपको दिखेंगी। यानी लाइंस जो हैं वो एक रॉड के साथ एक तरह से आपको परपेंडिकुलर बनती हुई दिखाई एंगल देगा। ठीक है। अब अगर ये जो प्लेन है आपके पास जो लूप की है, अगर हम कहें कि भाई इसकी डायरेक्शन हम एक नॉर्मल से बताएंगे तो वो नॉर्मल जाहिर सी बात है आप परपेंडिकुलर होगा प्लेन पे। तो आप उसकी डायरेक्शन किससे निकालोगे? राइट हैंड रूल से निकालोगे। आपकी उंगलियां करंट के साथ साथ चलेंगी और जो थंब होगा वो आपको डायरेक्शन देगा नॉर्मल की, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। तो ये जिस सिंथ में नॉर्मल होगा इसका मतलब हमारे पास प्लेन की वो डायरेक्शन मानी जाएगी, प्लेन ऑफ द लूप की वो डायरेक्शन मानी जाएगी। तो बात समझ आ गई जनाब। तो अब आपने क्या समझा कि एक प्लेन ऑफ द लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की जानिब है, लूप की जो प्लेन है वो जी एक्सिस के साथ उसकी लाई कर रही है और हमने उसकी डायरेक्शन देख ली एन यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन है और एन और बी के बीच में एंगल आपको थीटा दिख रहा है। तो जनाब अब हम देखते हैं कि टॉर्क का फार्मूला बनाते हैं। तो उसके लिए शुरू करते हैं जनाब। नेट टॉर्क देखने के लिए हम कहते हैं पहले नेट फोर्स का पता होना चाहिए। तो अब चार साइडें हैं तो मुझे चार तरह की फोर्स मिलने की उम्मीद है। ठीक है। तो हम वो चार साइडों पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो जनाब आपने इससे पहले टॉपिक पढ़ा है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आपको पता है जो फोर्स होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के और डायरेक्शन ऑफ करंट के। ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है, बहुत अहम बात है कि आपने जो फोर्स बनानी है वो बी और आई दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। तो जनाब पहले मैं F1 देखता हूं साइड 1 पे। तो आपको साइड 1 दिख रही है ये। तो साइड 1 अब आप देखो यहां से करंट डाउनवर्ड होगा, फील्ड आपकी आपके वाई एक्सिस की जानिब है। तो आपकी फोर्स जो आएगी दैट इज F1। तो आपके पास इस 1 नंबर साइड की जो लंबाई है दैट इज A। तो क्या मैं लिख सकता हूं आई एल क्रॉस बी की जगह आई ए बी और साइन ऑफ 90। ठीक है। तो साइन 90 तो 1 होता है तो फोर्स कितनी हो जाएगी? आई ए बी। ठीक है। अब इसी तरीके से साइड 2 पे जब आप देखोगे तो ये साइड 2 टॉप पे है। तो आप देखो जरा करंट नीचे की जानिब एक तरह से आ रहा है, फील्ड एक तरफ है, तो फोर्स आप अगर राइट हैंड रूल से निकालो तो अपवर्ड आएगी, पॉजिटिव जी एक्सिस की सिमत में आएगी। तो ठीक होगी बात। तो आप इसमें से अगर आप एंगल ऑब्जर्व करो तो डेट इज 90 माइनस थीटा, तो आप इसे कॉस थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको पता है थीटा इज एंगल बिटवीन एन एंड बी। चूंकि हमारी ये प्लेन थोड़ी तिरछी पड़ी है तो वो 90 नॉर्मल चूंकि 90 का एंगल बना रहा है ना, तो नॉर्मल 90 का है। अब आपने जो एंगल देखा वो किस किस के बीच में देखना है? आपने जो यहाँ पे थीटा डिस्कस हो रहा है दैट इज बिटवीन साइड एंड बी। तो 90 नॉर्मल तो 90 का एंगल बना रहा है। नॉर्मल आप आपके में से थीटा माइनस करेंगे तो 90 माइनस थीटा जो कि हमारी साइड
साइड नंबर 2 और बी के बीच में एंगल बनेगा, दैट इज 90 माइनस थीटा होगा, तो वो आपके पास आई बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से हम साइड नंबर 3 पे फोर्स सोच सकते हैं, तो अब आपके पास करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और आप इस पे रूल लगाएंगे तो कॉस साइन 90 आ जाएगा। तो आपके पास क्योंकि वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो साइड, तो अब आपके पास आई ए बी आ जाएगा। फिर इसी तरह साइड नंबर 4 को जरा ऑब्जर्व करो तो वही सिनेरियो जो ऊपर साइड नंबर 2 पे था सेम रिपीट हो जाएगा, तो आई बी बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड आएगी। तो अब आपने चारों फोर्सेस कैलकुलेट कर ली। जब आप इन चारों फोर्सेस का सम करते हो तो आप देखते हो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है ना जनाबे वाला, तो F2 अपवर्ड F4 डाउनवर्ड, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये तो एक दूसरे के फेट को कैंसिल कर देंगी। F1 और F3 देखो क्या ये भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये भी एक दूसरे के सम को जीरो कर देंगी, तो चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो गया। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्सेलरेट नहीं करेगा क्योंकि आपका सम ऑफ फोर्सेस जीरो है, तो इसका मतलब आपके पास जब नेट मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास पे उस पर कोई असर नहीं आएगा। बात समझ आ गई आपको? तो जनाब अब हम देखते हैं कि हमने तो चूंकि टॉर्क का करंट देखना है, तो अब पहले F2 और F4 को देखो, तो F2 आपको दिख रही है कि जनाब F2 किधर है, पॉजिटिव जी की जानिब, F4 किधर है, नेगेटिव जी की जानिब। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों की वैल्यूज क्या है, आई बी बी कॉस थीटा, आई बी बी कॉस थीटा। इसका मतलब कि दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं मगर अपोजिट भी हैं, तो इनका नेट फोर्स तो जीरो हो गई। अब जरा देखो क्या ये एक ही लाइन ऑफ एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हैं? इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ सेंटर से देखें टॉर्क, तो ये आपके पास कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगी क्योंकि दोनों फोर्सेस का सेम लाइन ऑफ एक्शन है। जब सेम लाइन ऑफ एक्शन है इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, तो दोनों का टॉर्क नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसी तरीके से मुझे F1 और F3 को देखना है। क्या आप देख सकते हैं F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, आई ए बी एफ, आपके पास F3 का कितना है, आई ए बी। इसका ना मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो आपके पास ये आप अगर आप देखो तो दोनों पैरेलल नेट फोर्स तो वाकई इनकी जीरो हो जाती है मगर इनके टॉर्क कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये एक लाइन से पास नहीं कर रही, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। F3 एक अलग जगह पे है, F1 एक अलग जगह से पास कर रही है, तो इसका मतलब जनाबे वाला कि अब आपकी दो फोर्सेस हैं जो इसको रोटेट करवाना चाहेंगी। ठीक होगी बात? तो अब वो हमने देखना है, तो वो रोटेट किस एक्सिस के अलोंग होगी, तो जी एक्सिस के अबाउट होगा। समझ गए ना? जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास F1 और F3 जब इसे घुमाएंगी तो किस एक्सिस के गिर्द घूमेगा, जी एक्सिस के गिर्द घूमेगा। तो जनाबे वाला अब आप देखो कि ये जो डायरेक्शन है आपने एन को जब आप घूमेगा तो जो नॉर्मल है वो बी के साथ अलाइनमेंट में आ जाएगा, तो आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन आप देखेंगे जिसमें थीटा रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, आप अगर यहाँ से समझना चाहें जब आप घूमेगा तो एन नीचे की जानिब आएगा, एन नीचे आएगा तो इसका ना वो बी के साथ अलाइनमेंट होगा, तो ये क्लॉकवाइज सिंथ में घूम रहा है एक तरह से, तो ये चीज समझाई गई है। तो इसमें बताया गया कि अगर करंट डायरेक्शन कर देंगे तो एन भी रिवर्स हो जाएगा, एन रिवर्स हो जाएगा तो आप फिर पाई माइनस थीटा के साथ वो सारी डिस्कशन देख रहे होंगे लूप की। चलें जी, अब आपके पास अगर मैं इसकी टू डायमेंशनल फिगर जरा समझूं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो साइड है जिसपे नॉर्मल लगा हुआ है प्लेन का, उसकी आपको एक टू डायमेंशनल फिगर दिखाई जा रही है, साइड से आपको एक व्यू दिया जा रहा है। तो अब आपके पास F1 और F3 की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब आपके साइड थोड़ी सी तिरछी है तो आपने मोमेंट आर्म लेना है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर आप इस तिरछी सतह को देखो तो ये तो मेरी फोर्स के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैंने इसका वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, दैट इज बी साइन थीटा। अब अगर आप दोनों फोर्सेस को अलग अलग देखोगे तो सेंटर से b/2 साइन थीटा बनेगा, यानी F1 के लिए भी सेंटर से b/2 साइन थीटा होगा, F3 के लिए भी b/2 साइन थीटा होगा, जो कि यहाँ तक आपको समझाया जा रहा है जी एक्सिस के लॉन्ग अगर हम देखेंगे। तो अगर टोटल टॉर्क देखना होगा, चूंकि दो फोर्सेस हैं तो दो टॉर्क हैं, दोनों का मूवमेंट आर्म सेम है, दोनों की फोर्सेस सेम है, वैल्यूज लग जाएंगी। आप आर की वैल्यू जानते हैं b/2 साइन थीटा है, फोर्स आप जानते हैं आई ए बी, क्योंकि दोनों केसेस में फोर्स सेम थी, तो यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आई ए बी
कैपिटल बी साइन थीटा आ जाएगा। अब आप देखो ए आपके पास लंबाई थी, बी चौड़ाई थी, तो ये तो एरिया बन जाएगा आपके पास, तो हम इसे आई ए बी साइन थीटा मेंशन कर देंगे। यहाँ पे 2 भला क्यों आया? क्योंकि दो फोर्सेस कंट्रीब्यूट कर रही थी आपके पास, तो टॉर्क का फार्मूला आ गया टा इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। तो ये आपके पास एक सिंगल रेक्टेंगुलर लूप के लिए फार्मूला बन चुका है। अगर इसकी ढेर सारी टर्न्स होती, एन टर्न्स होती, तो टोटल टॉर्क एन से मल्टीपल हो जाता, तो एन आई ए बी साइन ऑफ थीटा बन जाता, न्याब आ जाता। तो सर्कुलर कॉइल को हम कैसे देखते? तो सर्कुलर कॉइल के लिए आप सर्कल का एरिया लगा देते, यानी ए की जगह आप क्या लगा देते? पाई आर स्क्वायर आ जाता। तो यहाँ पे अगर एन ऑलरेडी बी के पैरेलल होगा तो आपके थीटा 0 हो गया, तो इसका अंदर अब आपके पास नो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि थीटा इज एंगल बिटवीन एन एंड बी। अच्छा जनाब, तो आप इस सारे को कहाँ पे इस्तेमाल करते हो? इलेक्ट्रिक मोटर्स का बेसिक प्रिंसिपल यही है, गैल्वेनोमीटर्स का बेसिक प्रिंसिपल यही है, यानी आपके पास ये एक बुनियादी चीज है, ये कंसेप्ट जो आज हमने पढ़ा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक है। तो आप ने इसको समझा कि पहले हमने एक करंट कैरिंग लूप देखा, हमने उसके पहले चारों फोर्सेस कैलकुलेट की, फिर हमने सम ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट समझा, फिर हमने देखा कि भाई टॉर्क देखने के लिए दो फोर्सेस कंट्रीब्यूट नहीं करती, दो फोर्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं, तो उनकी वजह से हमने टोटल टॉर्क बना लिया। तो ये जनाब आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।